ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तमाम कोशिशों के बाद भी नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का विपक्षी गठबंधन गुरुवार को नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में नाकाम रहा और केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने विपक्षी दलों को गुरुवार रात 9 बजे तक नई सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत के साथ आने के लिए कहा था, लेकिन विपक्षी धड़ों के बीच गुटबाजी की वजह से आपसी सहमति नहीं बन सकी। इससे पहले केपी शर्मा ओली सोमवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत नहीं हासिल कर सके थे। विपक्षी गठबंधन में एक मत नहीं होने की वजह से ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें, सोमवार को नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत के लिए हुए मतदान में केपी शर्मा ओली के पक्ष में महज 93 वोट ही पड़े थे, जबकि विपक्ष में 124 सांसदों ने मतदान किया। ओली की अपनी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के 28 सांसद व्हीप का उल्लंघन करते हुए सदन में उपस्थित ही नहीं हुए थे। विश्वास प्रस्ताव के दौरान कुल 232 सदस्यों ने मतदान किया था। दरअसल पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगुवाई वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी के विभाजन के 3 महीने बाद ओली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद ओली सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच नेपाल में सोमवार को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें ओली विश्वास मत हासिल नहीं कर सके थे। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से नई सरकार के गठन को लेकर दी गई समय सीमा गुरुवार रात 9 बजे खत्म हो रही थी, लेकिन इस बीच विपक्षी गठबंधन में कोई सहमति नहीं बन सकी। लेकिन गुरुवार को विपक्षी दल नई सरकार बनाने के लिए सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में असफल रहे, जिसके बाद ओली के प्रधानमंत्री पद पर दोबारा काबिज होने का रास्ता साफ हो गया। ओली के विश्वास मत खोने के बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने बृहस्पतिवार रात तक सरकार गठन की समय सीमा तय की थी, लेकिन नेपाल के राजनीतिक दल अपने धड़ों के बीच की गुटबाजी के चलते कोई सहमति नहीं बना पाए। इससे पहले शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का निर्णय लिया था, लेकिन गठबंधन सरकार बनाने की उसकी कोशिशों को तब झटका लगा जब महेंद्र ठाकुर की अगुवाई वाली जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के एक वर्ग ने साफ कर दिया कि वह सरकार गठन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। आपको बता दें, ठाकुर के नेतृत्व वाले धड़े के प्रतिनिधि सभा में करीब 16 मत हैं। नेपाली कांग्रेस के पास 61 मत हैं। उसे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन हासिल है, जिसके पास 49 मत हैं। कांग्रेस माओवादी मध्य के गठबंधन को उपेंद्र यादव नीत जनता समाजवादी पार्टी के करीब 15 सांसदों का भी समर्थन हासिल है, लेकिन इन तीनों दलों के पास कुल 125 मत हैं, जो 271 सदस्यीय सदन में बहुमत के आंकड़े 136 से 11 कम मत होते हैं। सीपीएन यूएमएल के माधव कुमार, नेपाल झालानाथ खनल धड़े से संबंध रखने वाले सांसद भीम बहादुर रावल ने गतिरोध खत्म करने के लिए मंगलवार को दोनों नेताओं के करीबी सांसदों से नई सरकार का गठन करने के लिए संसद सदस्यता से इस्तीफा देने का आग्रह किया था। रावल ने बुधवार को ट्वीट किया कि ओली नीत सरकार को गिराने के लिए उन्हें संसद सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। सांसद भीम बहादुर रावल ने लिखा, असाधारण समस्याओं के समाधान के लिए असाधारण कदम उठाए जाने की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री ओली को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ अतिरिक्त कदम उठाने से रोकने के लिए उनकी सरकार गिराना जरूरी है। इसके लिए हमें संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। राजनीतिक नैतिकता और कानूनी सिद्धांतों के लिहाज से ऐसा करना उचित है। बता दें, यदि नेपाल खनल धड़े के यूएमएल के 28 सांसद एक साथ संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देते तो नेपाली कांग्रेस और सीपीएन माओवाद मध्य के लिए जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के एक धड़े के सांसदों का समर्थन लिए बिना भी नई सरकार के गठन की राह आसान हो जाती, क्योंकि यूएमएल के 28 सांसद सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते तो 271 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में सांसदों की संख्या घटकर 243 हो जाती और बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाता। इसके बाद नेपाली कांग्रेस और सीपीएन माओवाद मध्य गठबंधन आसानी से सरकार बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए न सिर्फ अपने आप को सिद्ध किया, बल्कि अपना वजूद यानी कुर्सी बचाने में भी कामयाब रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।